ओके, नमस्कार। तो हम लोग आज टेंस का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। टेंस अभी तक आप लोगों का प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट बताते हुए कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग अब पास्ट टेंस कवर करते हैं भैया। और पास्ट में मैं सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे चल रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस पे। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले लेक्चर में बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको मैंने 10-12 टाइप से बताया था। तो उस समय भी मैंने बताया था कि आप इसको अच्छे से क्लियर कर लो स्ट्रक्चर को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने टाइप से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं ये सीधा। तो अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने कवर किया है अच्छे से, आपने समझा है सारे स्ट्रक्चर को, तो मैंने बताया था कि पास्ट में भी हम लोग वैसे का वैसे ही चलेंगे, थोड़ा सा इज का आवाज और इस तरह से चलेगा। तो अब हम लोग पहले मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ ना बताकर, बहुत ज्यादा की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिटेल में पहले मैं नहीं जाऊंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर पे बात करूंगा। स्ट्रक्चर पे बात कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहां पर कैसे आता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये सीधा यही चीज पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो आप बनाना जाने ना वाक्य को, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो शुरू करते हैं भैया। स्ट्रक्चर 1, पहला जो अगर मैं बोलूं टाइप 1, पहला टाइप अगर हम लोगों ने आप अगर ध्यान दें प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया था कि राम इज आ गुड बॉय या राम इज ऑनेस्ट, ऐसा लिया था एग्जाम्पल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों इंडेफिनिट है? क्योंकि आप पढ़ भी चुके हैं अब कि ये राम के बारे में एक क्या है, फैक्ट, कि ये फैक्ट दिया है राम के बारे में। प्रेजेंट में किसी के बारे में जब आप कोई फैक्ट बताते हैं तो वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो ये फैक्ट है राम के बारे में, या ये समझो राम के बारे में जानकारी दिया है, ये प्रेजेंट हो गया। तो अब हम लोग इसका, मैंने उस समय बताया था आपको, मैं एक बार समझ लो कि रिवाइज भी हो रहा है प्लस हम लोग पास्ट भी पढ़ रहे हैं। तो राम आपका क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप देखेंगे राम कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि राम के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी दिया है कि राम की, मैं इसको बोल देता हूं विशेषता। ठीक बात है। तो ये विशेषता इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं आप उसको, बट समझने से मतलब है चीज, तो समझे बात हो। ये राम है, राम की क्या विशेषता है कि राम बहुत ही अच्छे लड़के हैं, राम एक अच्छे लड़के हैं। इन राम और राम की विशेषता को हम लोग एक वाक्य में बना रहे हैं, वाक्य लिखना चाह रहे हैं, इन दोनों को हम लोग लिंक कर देते हैं। यही तो मैंने बताया था, ये कनेक्ट करते हैं हम लोग, लिंक करते हैं इससे, इज से। तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये होता है अपना लिंकिंग वर्ब। ये इसको और इसको क्या कर रहा है, वाक्य में लिंक कर रहा है, क्योंकि इसमें और तो कोई वर्ब है नहीं। तो यही है अपना क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो अब हम लोग, ये हो गया। अब हमको क्या करना भैया, हम लोग क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसी का पास्ट का सपोज राम पास्ट में बहुत अच्छे लड़के थे, अब मान लो नहीं है, पास्ट में बहुत अच्छे थे, तो हम लोग इसी इज को, लिंकिंग वर्ब को किस में लेके चले जाएंगे, पास्ट में वाज कर देंगे, वाज आ गुड बॉय। सारा चीज वही है बिल्कुल। आपको अगर आप 10-11 स्ट्रक्चर पढ़े होंगे प्रेजेंट का, अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो एकदम मजा आएगा, एकदम चलता जाएगा बहुत आराम से। तो राम वाज अ गुड बॉय। अब मुझे कुछ बताना नहीं है, ये विशेषता है, ये राम है और ये लिंकिंग वर्ब है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल इस तरह से लेते हुए। ये टाइप 1 हो गया। आप नोट करते हुए चलना कि एक टाइप
पास्ट इंडेफिनिट का एक टाइप, बहुत बेसिक टाइप ये बनता है। निगेटिव होगा भैया, वाज नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो वाज राम अ गुड बॉय, ऐसे करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टाइप 2 लेते हैं। दूसरा टाइप हम लोग समझते हैं। दूसरा टाइप मैंने क्या बताया था वहां पर, कुछ ये एग्जाम्पल ऐसा लिखा था कि रीडिंग बुक्स इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग बुक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक बात है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि चीज तो वही है, यहां पर सब्जेक्ट अपना क्या है, इसके पहले इतना सब लिखा है। और उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो वर्ब का आईएनजी है, इसको हम लोग किस रूप में ट्रीट करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। तो रीडिंग बुक्स, अच्छा इसका ऑब्जेक्ट क्या है रीडिंग का, पढ़ना। क्या चीज पढ़ना, किताबें। और इसमें ये है अल्टीमेटली अपना सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना। क्या चीज पढ़ना, किताबें। तो इसमें सब्जेक्ट अपना है पढ़ाई करने का काम। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना, किताब पढ़ना। लेकिन सब्जेक्ट अपना क्या, पढ़ना। तो भैया यहां पर ये बुक्स जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के रूप में जो अपना वर्ब का आईएनजी लगा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट है ये। अल्टीमेट सब्जेक्ट में बोलूंगा आपका क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी। तो ये बुक्स सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, पढ़ाई करना। चाहे किताब पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, वो फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, पढ़ना। तो ये हम अपना आ जाता है इज। ठीक है। अब भैया क्या करना है, अब देखो मान लो अब हमको पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं भैया, इसको मैं क्या कर दूंगा, फिर वही चीज, भाई वही स्ट्रक्चर है, वाज कर दूंगा। तो टाइप 2 में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सब्जेक्ट था, अभी राम रहीम ये सब जो लिखे थे हम लोग, उसकी जगह पर सब्जेक्ट अपना क्या आ रहा है, वर्ब का आईएनजी। इसमें खास ध्यान देना होता है कि वर्ब के जब आईएनजी के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, लोग इसी बुक को सब्जेक्ट मान बैठते हैं। तो जब भी वर्ब के आईएनजी से आपका स्टार्ट हो आगे, थोड़ा सा सावधानी बरतें आप, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग बुक्स में किताबें पढ़ना, आपका सब्जेक्ट क्या है, पढ़ाई करना। ये पढ़ना वाला सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी आपका बुक सब्जेक्ट नहीं है। तो आप ध्यान रखना एग्जाम में यहाँ वर्ब और आर लगाकर आएगा तो ये बुक्स सब्जेक्ट नहीं है भैया, ये दोनों गलत है। तो ये चीज ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, समझे बात को आप। रेजिंग गैस प्राइसेस वाज नॉट अ गुड मूव। अब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि रेजिंग गैस प्राइसेस वाज नॉट अ गुड मूव। मूव मतलब कदम, वो जो गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है उसके लिए ये शब्द आता है मूव। अब लिखा है रेजिंग गैस प्राइसेस। अब मुझे वाज दिख रहा है, मुझे लगा कि अब ये इसके पहले मेरा कुछ सब्जेक्ट होगा यहां। अब मैंने देखा कि अब मेरा वर्ब के आईएनजी से स्टार्ट है वाक्य। अब ये मैं समझ गया कि बढ़ाना, क्या बढ़ाना, गैस का दाम। इसमें सब्जेक्ट अपना क्या है, रेजिंग। अब ये आपको प्लूरल भले दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है नहीं दरअसल में। आपका सब्जेक्ट क्या है, गैस के दाम को बढ़ाना। यहां सब्जेक्ट क्या है, बढ़ाना गैस के दाम को। तो बढ़ाना एक क्रिया हुई, चाहे जितना भी आपका ये रहे उससे फर्क नहीं, बढ़ाने की प्रक्रिया एक है। ये आपका क्या जाएगा, वाज। अगर यहां पर वर लगा होता तो आप इसको गलत काट देते, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो कि हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो रेजिंग गैस प्राइसेस वाज नॉट अ गुड मूव। गैस के दाम बढ़ाना, जो गवर्नमेंट का जो ये दाम बढ़ाने का कदम था, वो अच्छा नहीं था। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखेंगे। सपोज कभी कभी क्या होगा
रीडिंग बुक्स, समझो आप बात को, रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग बुक्स लिख दो या चलो कुछ और लिख दे रहा हूं, बुक्स भी लिख सकते थे। रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग नॉवेल्स, राइटिंग स्टोरीज, चलो स्टोरीज कर दे रहा हूं। रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग स्टोरीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब समझना आप बात को, यहां पर देखो क्या हो रहा है, रीडिंग बुक्स, ये लिखा है आपका रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग स्टोरीज, किताबें पढ़ना, और आप एक बार ध्यान देंगे एग्जाम्पल पर कि किताबें पढ़ना और कहानियां लिखना। भाई किताब पढ़ रहे हो, कहानी लिख रहे हो, दोनों दो क्रियाकलाप हुई। एक क्रिया कौन सी चल रही है, एक काम कौन सा, ये किताब लिखने वाला, अच्छा किताब पढ़ने वाला, और ये स्टोरी लिखने वाला। तो आप देखेंगे वर्ब का आईएनजी सब्जेक्ट तो है, लेकिन दो वर्ब के आईएनजी, दो अलग अलग क्रियाकलाप चल रही है। किताब पढ़ना अगर होता तो एक चीज था, स्टोरी लिखना एक और चीज हो गया। एंड से जुड़ा है, दो चीजें हैं, तो हम लोग का आर सही है, या अगर पास्ट में जाता तो वर्ब सही जाता। तो जब भी इस तरह से जुड़ा हो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दो आईएनजी फॉर्म एंड से जुड़े हो, तो ऑब्वियसली वो दो क्रियाकलाप हो गया। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ये और ये दोनों मिलकर, आप भी जानते हैं राम एंड सीता करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह रीडिंग और ये आप राइटिंग करोगे तो ये दो चीजें जब हो जाएंगी तो आपकी प्लूरल आ जाएंगी। ठीक बात भैया, ये आपका मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अगला टाइप करते हैं, टाइप 3 पे। अभी आप अगर देखते हुए चलोगे तो पैटर्न वही चल रहा होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं चलूंगा। अभी टाइप 3 जो प्रेजेंट में मैंने बताया था आपको, मैंने कुछ ये वाला बताया था ऐसा कि जो हियर और देयर वाले एग्जाम्पल्स हम लोग वाक्य बोलते हैं कि देयर आर 5 बॉयज इन द रूम। रूम में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो ये वाला जो आप वाक्य बोलते हो तो इसमें आप देखते हो ये लोकेशन बताता है। ये देयर किस चीज को बता रहा है, ये आपके रूम को बता रहा है, ये रूम की लोकेशन को बता रहा है। ये तो ये आपका एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डमी सब्जेक्ट बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट ये नहीं है। इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट आपका क्या है, 5 बॉयज। तो भैया ये जो 5 बॉयज है, अब आप देखोगे इसका मैंने बताया था स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे आप, रूम में, कक्षा में, भारत में, ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, बगीचे में, तो वो आप समझ जाएंगे देखकर। इसका मतलब ये जो बताता है, जैसे रूम में 5 बच्चे हैं, ठीक बात है, 5 बच्चे हैं। भारत में 29 राज्य हैं, भैया देख लेना, इधर उधर जीएस का थोड़ा सा कम है हमारा। तो भारत में 29 राज्य हैं। तो इस तरह से जो आप वो करेंगे तो ये आपका देखो क्या होता है, ये लोकेशन बताता है, जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह है। जगह के अलावा, ये तो हो गई जगह, जगह के अलावा आपका क्या लिखा है, 29 राज्य, 5 बच्चे, 18 ये, 20 वो। तो आपको दिख रहा होगा यार ये नाउन है और कुछ नहीं है वाक्य में, और एक जगह दिया है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो कुछ है नहीं इसमें सिवाय 29 राज्य के। तो 29 राज्य, 5 बच्चे। तो अगर इसको आपको इधर से बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मली इन वाक्यों को जो आप थोड़ा सा
जब आप रीडिंग जब धीरे धीरे थोड़ा इंग्लिश में पकड़ बनता है तो ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन है ज्यादातर हम लोग इससे करते हैं। हाँ, लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5 बॉयज आर इन द रूम, ये भी एकदम ठीक बात है, कोई गलती नहीं है इसमें। 5 बॉयज सब्जेक्ट हो गया, आर इन द रूम। इसी को बदल के कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इन द रूम, या कैसे भी घुमा दो, इन द रूम आर। देखो मैंने पहले क्या लिख दिया, इन द रूम, इन द रूम आर 5 बॉयज। समझो बात को आप, वही तो हुआ, इन द रूम, रूम में आर 5 बॉयज। मतलब वो जब हम इन द रूम लिख रहे हैं तो ये आर, हम ये सब्जेक्ट तो है नहीं हमारा, क्योंकि हम जान रहे हैं ये प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है और ये बता रहा रूम में, तो रूम सब्जेक्ट नहीं है, रूम में लिखा है, ये जगह बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस सब्जेक्ट नहीं है आपका, एडवर्ब है ये। तो भैया इन द रूम आर 5 बॉयज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, 5 बॉयज। ये एग्जाम्पल भी बहुत कभी कभी आ जाता है, यहां पर क्या दे देगा आपको, इज दे देगा। अब कई लोग तो समझेंगे कि सब्जेक्ट रूम है, नहीं भैया रूम नहीं है सब्जेक्ट, ये शुरू किससे है, इन से शुरू है, तो सब्जेक्ट आपका 5 बॉयज है। आप इस स्ट्रक्चर को समझें, इस स्ट्रक्चर को 3 तरीके से मैं इसको आर कर दे रहा हूं। पहले तो आप ये लिख सकते हैं 5 बॉयज आर इन द रूम, दूसरा इन द रूम आर 5 बॉयज, तीसरा इसी इन द रूम को मैंने क्या लिख दिया, देयर, वहां रूम में। ये देयर किसको इंडिकेट कर रहा है, देयर कहां बता रहा है, रूम, वहां रूम में देयर। अब मैंने क्या डाला, आर 5 बॉयज इन द रूम, और इस देयर का मैंने इंडिकेशन वाला वाक्य कहां लिख दिया, बाद में लिख दिया। मेरे ख्याल से चीज समझ गए होंगे आप। तो ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों को क्या करना भैया, अब क्योंकि हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में क्या कर देंगे, वाज वर कर देंगे बस, और कुछ करना नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, वर, और यहां पर क्या हो जाएगा, वर। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका वही है। तो आप यूं समझें कि आपका ये रिवीजन क्लास चल रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, काफी हद तक तो वही है पूरा सब कुछ। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 3 था भैया आपका। तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर ये आपके हो गए। अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं चौथे पर। ठीक है भैया, अगला स्ट्रक्चर हम लोग चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला देख रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग देख रहे थे। टाइप मैंने 3 बता दिए, चौथा वाला चल रहे थे। चौथा वाला, अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला भी अगर आप हाल ही में देखे होंगे तो फिर आपको एकदम से याद आता जाएगा। अब की मैंने प्रेजेंट वाले में एक्शन वाला बताया था भैया, मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रेजेंट में कि राम राइट्स अ लेटर, छोटा सा समझ लिए थे हम लोग। तो राम राइट्स अ लेटर में क्या चीज है, एक्शन आया, राम एक्शन कर रहा, राम काम कर रहा, राम पत्र लिख रहा है, लिखने का काम। तो प्रेजेंट में आप जानते हैं सिंगुलर रहने पे यस यस लगा देते हैं और इस तरह से कर देते हैं, डू नॉट डज नॉट लगा देते हैं निगेटिव में। अब पास्ट में हम लोग जो एक्शन वाला आता है, इसी को हम लोग जो यहाँ एस यस लगाते थे और ये करते थे, तो पास्ट में हम लोग इसको लिख देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। यहां पर सबके साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म डाल देते हैं। तो राम रोट अ लेटर, ठीक बात है, यही लिख देंगे आप। और निगेटिव हम लोग जल्दी से हम लोग वो भी कर लेते हैं। निगेटिव में भैया क्या करेंगे हम लोग, वहां डू करते थे, यहां डू का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड। तो डिड नॉट, जब हमने डिड नॉट ले लिया तो अब मैं क्या यहां पे सेकंड लगाऊंगा, नहीं, सेकंड फॉर्म मैंने ऑलरेडी लगा दिया है।
तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा राम डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक बात है, राम डिड नॉट राइट अ लेटर। सेम तरीके से मैंने उसमें क्या बताया था प्रेजेंट में कि राम डू नॉट, डू तो नहीं लगाएंगे, इसमें क्या कर देंगे हम लोग SES डज नॉट। अब जब मैंने SES लगा ही दिया है यहां तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वो आपको याद आ रहा होगा। तो अभी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पे बात कर रहे हैं। तो राम डिड नॉट राइट अ लेटर, सब में V2 लगाना है, निगेटिव होगा तो डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डिड का मतलब भी समझे, डिड मतलब आप ऐसे समझो वो जो डू हेल्पिंग वर्ब वहां लगाते थे, यहाँ पर उसका कौन सा फॉर्म है, V2। तो जब हमने V2 यूज कर ही लिया है तो बार बार V2 नहीं लगाना है, इसलिए इसको हम किस में रख देते हैं, V1 में। इसका एक केस जो है, सपोज एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद किया। कभी कभी एक चीज मैंने उसमें भी बताया था प्रेजेंट में, जब हम लोग वर्ब पे, ध्यान देना, वर्ब पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। जब वर्ब पर हम लोग जोर देते हैं भैया, तो उस केस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को इससे अलग करके लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को लिख देते हैं। तो इस केस में मैं लिखूंगा, अगर मुझे, सपोज मैं ये कह रहा हूं, राम ने मेरी मदद किया, और मैं दूसरा वाक्य लिखूं, राम ने मेरी मदद किया तो, समझो आप बात, किया तो जब आप बोलते हैं किया तो, इसका मतलब आप उसके काम जो उसने मदद किया है उस पर आप जोर दे रहे हैं। जैसे कोई पूछा भाई किया क्या है, बोले किया तो आप क्या करोगे, मदद किया उसने। तो ये चीज है, जब आप ये बोलते हैं राम, तो उसको मैं लिख दूंगा डिड, डिड लिखूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब को, और उसके बाद मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि मुझे एक जगह कहीं ना कहीं V2 लगाना था, मैंने हेल्पिंग वर्ब में लगा दिया है, राम डिड हेल्प मी। तो ये चीज आप कर देते हैं, राम हेल्प मी, ये भी सही है। कभी कभी ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है, सही ये भी होता है, रेयर यूज में आता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब वर्ब पे जोर देते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की मदद से वाक्य को लिख देते हैं। तो ये भी आपका ठीक बात है, ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव में आप बना ले जाएंगे, डिड राम हेल्प, डिड राम राइट अ लेटर, और इस तरह से आप लिख देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें एक्शन है ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे लिखते हैं हम लोग। अभी मैं डिटेल में आऊंगा, यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, बाद में बात करेंगे। पहले स्ट्रक्चर तो हम लोग देख लें। स्ट्रक्चर नंबर 5 नंबर में मैंने आपको बताया था कि राम के पास बहुत सारा कुछ पैसा है और कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, रखने वाला जिसको आप बोलते हैं, रखने वाला। किसी के पास, जैसे मेरे पास गाड़ी है, मैं अभी ये मिटा रहा हूं फिलहाल, कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोबाइल फोन है, तो ऐसा जो आप बोलते हैं कि मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास ये घर है, तो ये रखने वाला जो होता है, मैंने बताया था भैया, रखने के लिए हैव आता है वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ, ये आपका क्या है, मेन वर्ब। आप ध्यान दो इस चीज पर फिर। तो ये हैव है। अब प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या बताया था, सपोज राम है, राम, तो मैंने बताया था हैव में हम लोग जब SES लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैज। तो राम हैज ए लॉट ऑफ मनी, राम के पास बहुत सारा पैसा है, तो हम लोग वहां पर क्या यूज कर देते हैं, हैज। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सा, हैव। हैव में हमने क्या लगाया, SES लगाया। अब उसी तरह से पास्ट में चलेंगे तो हैव का
आपको रूप पता होना चाहिए। हैव का रूप चलता हैव, हैड, हैड। हैव का सेकंड फॉर्म हैड और हैव का थर्ड फॉर्म हैड चलता है। तो पास्ट टेंस में मुझे पता है कि मुझे क्या लेना, V2। तो मैं ले लूंगा राम हैड ए लॉट ऑफ मनी। जहां पर कि मेरा हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो ये बात क्लियर। अब इसका हम लोग अगर ये क्लियर है तो निगेटिव भी बन जाएगा भैया। निगेटिव में क्या करेंगे, डिड नॉट लगाते हैं आप। डिड नॉट लगाने के बाद क्या डालेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राम डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। ये बन जाएगा आपका। ये स्ट्रक्चर भी क्लियर। सपोज वर्ब पे जोर डालना होता, ये वाक्य लिखा था राम हैड ए लॉट ऑफ मनी। अब मुझे बताना है, वर्ब पे जोर देना है कि राम के पास पैसा है तो बहुत सारा। तो इसको मैं तोड़ दूंगा हेल्पिंग वर्ब और किसमें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तोड़ दूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहां क्या आएगा, डिड, और इसके बाद क्या आएगा, हैव। तो मैं लिख सकता हूं राम डिड हैव ए लॉट ऑफ मनी। चीजों को सीखते चलोगे तो कठिनाई नहीं होगी, नहीं तो एक एक स्ट्रक्चर पे आप वो होगे, कंफ्यूज होगे कि ये कैसे लिख दिया गया। चीज बहुत सिंपल है कि जब वर्ब पे जोर देना होता तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में उसको तोड़ के लिख देते हैं, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। इंट्रोगेटिव बनाना होगा भैया। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को लाओगे, मैं फिर ये मिटा रहा हूं। इसका इंट्रोगेटिव लिखना होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड राम। अब अभी वर्ब का क्या लगाऊंगा मैं, फर्स्ट फॉर्म। डिड राम हैव अ लॉट ऑफ मनी, इंट्रोगेटिव यहां लगा देंगे, बन जाएगा इस तरह से। तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 5 मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रखने वाला हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब मैं चल रहा हूं आगे स्ट्रक्चर नंबर 6। अगर ये आपको ध्यान हो तो हमने प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू और ये हैव टू, और इसके बाद हमने बताया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने बताया था कि बाध्यता होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब प्रेजेंट में किसी काम को करने की बाध्यता। इसी का पास्ट का रूप क्या बन जाएगा, हैड टू प्लस V1। हैड टू प्लस V1। हैड टू को हम लोग हेल्पिंग वर्ब जैसा कंसीडर करेंगे और ये V1 मेन वर्ब। अब जैसे मैंने लिख दिया उनको, उन लोगों को, ऐसे लिख देते हैं, उन लोगों को, उन लोगों को उन लोगों को बहुत सारी, उन लोगों की बहुत सारी, समझो आपके ग्रैंड फादर, दादा वगैरह जो हैं, तो उन लोगों को, उन लोग मतलब आपके दादा वगैरह को आप समझना कि जो दादा हैं उस तरह के बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो उस समय उन लोगों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो उस समय मतलब पुराने समय में बुजुर्ग लोगों को, मतलब उस समय जो भी लोग थे उन लोगों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। देखो लिखा पड़ता था, बाध्यता बता रहा है। कब बाध्यता कब की थी, पास्ट में। जैसे खेती खलियानी जो आप करते थे उस समय, भाई उस समय तो आप बैल वगैरह से किया जाता था, तो वो मुश्किल का सामना करना पड़ता था, बाध्यता थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो अब इसका हम लोग करेंगे किससे, हैड टू प्लस V1 से।
तो उन लोगों के लिए मैं दे डाल दे रहा हूं। अभी मैं क्या डालूंगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने डाला, दे हैड टू। अब सामना करने के लिए वर्ड मैंने डाल दिया वर्ब। वर्ब मैंने क्या डाल दिया, फेस, सामना करना। दे हैड टू फेस मेनी, कठिनाई के लिए मैं डाल दूंगा हार्डशिप। तो हार्डशिप आप गिन सकते हैं, तो कठिनाइयां गिनी जा सकती हैं, मेनी इसके लिए एकदम सही है। दे हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स, उन लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब भैया समझते हैं इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे आप। जब निगेटिव बनाएंगे तो अब हैड को आप तोड़ देंगे। हैड को कैसे तोड़ देंगे आप, डिड नॉट में तोड़ेंगे। जैसे ही आप डिड नॉट में तोड़ेंगे तो यहां अब आपका V2 नहीं, आपको क्या लगाना पड़ेगा, V1। V1 मतलब हैव, या हेल्प तोड़ दिया हमने, डिड नॉट। अब डिड नॉट तोड़ा तो यहां से मेरा V1 निकल के आ जाएगा और क्या बन जाएगा, दे डिड नॉट हैव टू। अब मुझे पता हैव टू के बाद क्या आना है, V1, फेस मेनी हार्डशिप्स। तो बिल्कुल आप देखोगे वर्ब की पूरी श्रृंखला चल रही है, डिड नॉट, हैव टू, फेस। लेकिन चीज बहुत सिंपल है कि हमने निगेटिव किया, अब हैड टू मेरा टूट गया, जब निगेटिव मैंने डिड नॉट लगा दिया तो मेरा V1 में आ गया हैव टू, और ये फेस कर दिया हमने, आगे बढ़ा दिया हमने इस स्ट्रक्चर को, तो ये बन गया। अच्छा, इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनाते आप, इंट्रोगेटिव बनाते फिर वही चीज, डिड बाहर लेके आते, डिड दे। अब मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, हैव टू फेस, आगे पूरा बन जाएगा और यहां पर इंट्रोगेटिव का सिंबल लगा देंगे आप। तो ये आपका 6 नंबर स्ट्रक्चर पूरा मेरे ख्याल से ये हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में था और इसको हमने पास्ट में हैड टू से कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल फोटोकॉपी चल रहा होगा एकदम आपका प्रेजेंट का। मैंने बताया था भैया पढ़ लेना आप, अब की बार बहुत इजी लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मैंने एक 7 नंबर में स्ट्रक्चर बताया था इज टू वाला। इज टू जैसे आपका हैज टू, हैव टू प्लस V1 होता है, ये बाध्यता होता है प्रेजेंट का, ठीक है, क्लियर होगा, प्रेजेंट की बाध्यता। अगर मैं इसी को इज टू, एम टू, आर टू ये कर दूं और आगे सब कुछ क्या V1, तो ये बाध्यता थोड़ा सा कम, प्लानिंग, ये प्लानिंग बताता है। प्लानिंग कैसे बताता, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, फिर से आप देख लो। योगी जी या द CM इज टू अटेंड अ मीटिंग टुडे। छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए कि मुख्यमंत्री जी को, देखो मैंने इज टू लगाया है, बाध्यता कम प्लान ज्यादा है इसमें। बाध्यता भी समझ सकते हो लेकिन मैं बोलूंगा कि प्लान की तरफ इसका रुख ज्यादा होता है। द CM इज टू अटेंड अ मीटिंग टुडे, मुख्यमंत्री जी को आज एक मीटिंग अटेंड करना है, तो प्लान है ये उनका। तो इज टू के बाद हमने क्या लगाया V1। अगर स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो भैया अगर पास्ट में होता तो क्या कर देते, बहुत सिंपल स्टेप है, वाज टू, अगर प्लूरल होगा तो वर टू कर देंगे भैया, क्लियर है बात, बिल्कुल उसी लाइन पे चलेगा, ठीक बात है। 7 नंबर भी अपना क्लियर है। ये बाध्यता और प्लानिंग के ये स्ट्रक्चर क्लियर हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूं 8 नंबर। 8 नंबर में जहां तक मुझे लग रहा मैंने आपको बताया था संभावना वाला, इज लाइकली टू, ये इज लाइकली टू मैंने बताया था और प्लस इसके बाद क्या लग जाता है V1, संभावना वाला, कि मोदी जी के यहां आने की संभावना है और इस तरह की चीजें, संभावना वाला इज लाइकली टू से बना देते हैं हम लोग। और इज अबाउट टू भी सेम स्ट्रक्चर है, इन दोनों में फर्क भी मैंने बताया था, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप
पॉइंट क्लियर कर लें। इज अबाउट टू से जस्ट आगे घटित होने वाले काम को, जैसे आई एम अबाउट टू गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से एकदम से निकलने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई एम अबाउट टू लीव, मैं यहां से जाने वाला हूं, तो ये अबाउट टू आप डालते हैं। और ये इज लाइकली टू थोड़ा सा शेड्यूल्ड, भविष्य का प्लान, थोड़ा तुरंत में भी तुरंत ना हो, थोड़ा सा समय लेकर बीच में कुछ समय हो, तो बशर्ते आपको उतने लेवल पे तो आएगा भी नहीं, उतने लेवल पे शायद ही सवाल एसएससी में पूछा जाए। अभी तक मैंने तो नहीं मतलब देखा है इस तरह के, आ भी जाए तो मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि इज अबाउट टू एकदम से होने वाला, एकदम से घटित होने वाला, जो एकदम तुरंत के तुरंत आगे हो जाए, इज अबाउट टू। इज लाइकली टू थोड़ा सा टाइम गैप उसमें दिखेगा आपको, थोड़ा सा फील आएगा टाइम गैप का, बशर्ते दोनों फ्यूचरिस्टिक वाक्य हैं, इससे भी फ्यूचर की संभावना बताई जाती है। तो इज लाइकली टू, इज अबाउट टू। अच्छा, एक मैंने अब इस पे मैं अगर बात कर लूं तो 8 नंबर और 9 नंबर इस तरह से, इसको मैं 8 बोल दे रहा हूं, ऐसे इसको मैं 9 बोल दे रहा हूं। तो पास्ट में हम लोग क्या करेंगे भैया, पास्ट के लिए वाज कर देंगे, सारा सब कुछ वही रहेगा। अब मैं इसमें लिख भी नहीं रहा हूं स्ट्रक्चर। 10 में एक मैंने बताया था इज एबल टू, और उसके बाद मैंने बताया था V1, कोई काम करने की क्षमता जो बताई जाती है। आप भैया रिवाइज कर लेना, पॉइंट्स आप लिखे रहो, मैं बार बार कितना बताता चलूंगा वही चीज। इज में भैया क्या कर देंगे हम लोग, वाज कर देंगे, वाज एबल टू कर देंगे। तो ये आपका 10वां स्ट्रक्चर हो गया। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। ठीक भैया, अगला स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं। कुछ 10-11 हो गया है अपना, चलो मैंने 12 लिख दिया, ये 12 नंबर। तो एक इज मैंने थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये बताना मिस हो गया था। मैंने परफेक्ट वाले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लेक्चर में ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको कि इज गोइंग टू, ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह आ जाता है, और इसके बाद क्या लग जाता है, V1। इससे भी प्लान पता चलता है। जैसे आई आएगा तो ऑब्वियसली आई के लिए इज थोड़ी ना आएगा भैया। इज गोइंग टू मतलब या इज की जगह इज एम आर कुछ भी सब्जेक्ट के अनुसार आता जाएगा ना। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। तो जा रहा हूं क्या मतलब मैं दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, नहीं, इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूं, प्लान कर रहा हूं। नया बिजनेस शुरू करने का ये मेरा एक प्लान है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये जो गोइंग टू, इज एम आर गोइंग टू प्लस V1 जो आप लगाते हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। प्लीज आप इसको समझें। आई एम गोइंग टू और जब इसके बाद V1 मिल गया, इसका मतलब मैं जो है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हूं, और ये मेरा प्लान का एक वो है, स्ट्रक्चर है। जैसे इज अबाउट टू, इज लाइकली टू, वैसे इज गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देंगे प्लीज आप। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो थोड़ी मुश्किलें आपको आ सकती हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को क्लियर रखें। अब पास्ट में जब लिखना होगा तो मैं आई तो क्या डाल दूंगा, वाज डाल दूंगा, और सपोज कुछ दे वगैरह रहता तो मैं क्या डाल देता, वर डाल देता। राम रहेगा तो वाज डाल देंगे इस तरह से। तो बेसिकली मतलब बहुत क्लियर है कि ये जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहां पर इज गोइंग टू, और ये तो आपका जब पास्ट में जाएगा तो वाज और वर में से हो जाएगा, और ये पास्ट के प्लानिंग को बताएगा। ये पास्ट में कोई प्लान किया गया हो उसके लिए ये चीज है। अच्छा, एक और चलते हैं भैया, देख लेते हैं 13 नंबर अगर मैं चलूं। एक मैंने बताया था कीप ऑन डूइंग प्रेजेंट में,
कोई काम लगातार जारी रहने के लिए। तो कीप ऑन डूइंग ऑब्वियसली अगर सब सिंगुलर होगा तो कीप्स हो जाएगा वो सब। तो कीप का जब पास्ट हम लोग करेंगे तो वो बहुत ऑब्वियस है, केप्ट ऑन डूइंग। उसमें मैंने बताया था कीप में, आप ध्यान देना कि कीप डूइंग भी सही होता है और कीप ऑन डूइंग भी सही होता है। तो इस चीज को आप क्लियर कर लेना। प्रेजेंट में कीप लगाएंगे, एस रहेगा तो आप एस लगा देंगे, और पास्ट में हम इसको क्या कर देते हैं, केप्ट ऑन डूइंग या केप्ट डूइंग, दोनों में से चाहे केप्ट ऑन डूइंग कर दो चाहे केप्ट डूइंग कर दो। तो ये स्ट्रक्चर भी छोटा सा आपका प्रेजेंट से हमने मैच कराता हुआ क्लियर कर दिया आपका। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट स्ट्रक्चर जो कि यूजफुल भी है, जो कि प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं है इसका कोई, 14 नंबर। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आते हैं इस पे। पास्ट की आदत, जो पास्ट की आदत होती है वो स्पेशली एक स्ट्रक्चर होता है यूज्ड टू, और इसके बाद हम लोग लगा देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये पास्ट का स्ट्रक्चर है यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक मैं ले रहा हूं, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अलॉट, बहुत क्रिकेट खेलता था वो। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अलॉट, वह बहुत क्रिकेट खेला करता था। इसका मतलब पास्ट में, उसकी पास्ट की क्या है ये आदत। तो बात समझ लेना आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है ये। यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट की आदत को व्यक्त करता है। तो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट अपने बचपन में खेला करता था। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब इसी यूज्ड टू की जगह पास्ट की आदत के लिए हम लोग कभी कभी वुड का प्रयोग भी करते हैं। तो ही वुड प्ले क्रिकेट, तो बहुत बारीक सा फर्क होता है यूज्ड टू और वुड में, लेकिन जो मुझे लग रहा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो फर्क जानना। आप बस इतने में एसएससी का क्वेश्चन तो रुकता नहीं है जल्दी कभी, मुझे नहीं लगा कि कभी इतने से आपका फंसेगा। इतना भी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है कि आप ये जान लें कि यूज्ड टू से पास्ट की आदत बताई जाती है, और उसी तरह से यूज्ड टू की जगह कभी कभी हम लोग वुड भी लगा देते हैं और वुड से पास्ट की आदत को बताया जाता है। तो ये चीज क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। वुड प्लस V1 या यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट की आदत बताता है। हाँ, अगर निगेटिव आएगा तो ऑब्वियसली वुड के बाद यहाँ क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे। हाँ, यूज्ड वाले में क्या करेंगे आप, यूज्ड वाले में वैसे स्ट्रक्चर जल्दी आता नहीं है, निगेटिव में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आ ही गया तो आप ही डिड नॉट यूज टू, तो आप उसको इसी तरह से लिखेंगे। वैसे जल्दी दिखता नहीं है इसमें निगेटिव स्ट्रक्चर, मैं बता रहा हूं आपको, जल्दी दिखेगा ही नहीं, कभी कभी दिखेगा ही नहीं जल्दी निगेटिव वाला। बट हाँ, अगर आ गया तो आप जो है ही डिड नॉट यूज टू करेंगे। और एक चीज और जान लेंगे कि इसका प्रेजेंट वाला रूप, जैसे ये निगेटिव बताने से कंफ्यूज मत होना कि यूज टू मैंने लिख दिया है, इसीलिए इसको ना ही करो तो ठीक रहता है, मतलब जानकारी ना ही रहे तो कंफ्यूजन कम रहता है। अब इसका कभी कभी आता है ही यूजेज टू प्ले क्रिकेट। अब आप लोग क्या सोचेंगे, आदमी क्या सोचेगा एग्जाम में, पढ़ा नहीं है अगर क्लियर, तो वो ये पढ़ के गया है यूज्ड टू से पास्ट होता है, तो आदमी सोचेगा यार इसका मतलब ये यूज का सेकंड फॉर्म लगाया है, यूज्ड। जैसे यूज में सेकंड फॉर्म लगाया वैसे आप बोलोगे यूजेज हो गया, ही यूजेज टू,
प्रेजेंट की आदत हो गई, ये पास्ट की आदत, ये प्रेजेंट की आदत नहीं भैया। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये केवल और केवल ध्यान देना मेरे शब्दों पर, ये यूज्ड टू केवल और केवल पास्ट के लिए ही वैलिड है। यूजेस टू नाम से कोई स्ट्रक्चर आप नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जाता प्रेजेंट में। यूजेस टू एकदम सीधा सीधा गलत स्ट्रक्चर है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप नहीं लिखा जाता। यूज्ड टू ये गलत है, ये सब ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकालना इससे। ये एक स्ट्रक्चर है, बस आप इतना समझ लें, यूज्ड टू पास्ट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर है जिससे पास्ट की आदत बताई जाती है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर यूजेज नाम से, प्रेजेंट में यूजेज नाम से स्ट्रक्चर नहीं चलता इसका। ठीक बात भैया, ध्यान देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। अच्छा, अब अगर यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार कैमरा देख लेता हूं। ठीक है, तो एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं यहीं पर। ये यूज्ड टू हो गया, ध्यान देना आप, मैंने केवल यूज्ड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। एक चीज और यूज्ड टू में होता है, कभी कभी ये जो यूज्ड टू लिखा है, उस यूज्ड टू के पहले कोई और वर्ब, ये इज, एम, आर, वाज, वर या गेट या बीकम, ऐसा कोई और वर्ब, देखो यूज्ड टू एक अपना वर्ब था, उसके पहले कोई और वर्ब, ज्यादातर में यही सब दिखते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, गेट, बीकम, यही सब दिखता है। तो अगर इसके पहले कोई और वर्ब लगा है तो आपको यहां पर ये जो V1 लिख रहे थे, इसको ING कर देना है। तरीका बहुत सिंपल है, देखो कैसे समझना, आप थोड़ा सा याद सा कर लो चीजों को, मतलब टेक्निक समझ लो कैसे, कि यूज्ड टू के पहले अगर, ऐसे समझो कि यूज्ड टू था, यूज्ड टू के पहले अगर कुछ लादा गया एक्स्ट्रा, अगर कुछ एक्स्ट्रा, क्या लिखा गया, वर्ब, यूज्ड टू के पहले अगर कुछ एक्स्ट्रा लाद दिए, किसके साथ में, यूज्ड टू के साथ एक्स्ट्रा वर्ब आपने लाद दिया ये, तो इसके बाद जो V था अपना, केवल क्या था, V1 था, तो V1 में हम लोग एक्स्ट्रा में क्या लाद देंगे, ING। तो मैं तो ये इसी तरह से करके क्लियर कर लेता हूं, कोई कभी कंफ्यूजन भी नहीं रहता कि यूज्ड टू के पहले, यूज्ड टू के पहले अगर कोई वर्ब आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये वाला आपका एक नंबर तो समझ लो रखा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर मेंस का पेपर आप दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, चाहे ग्रामर में चाहे क्लोज टेस्ट में, कहीं ना कहीं भेड़ मिल जाएगा आपका। तो तैयार रहें। यूज्ड टू डायरेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा बात, इसका यूजेज टू नाम से कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं चलता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अलग से, बल्कि अलग से एक ये स्ट्रक्चर चलता है, इज, एम, आर, वाज, वर, गेट, बीकम, यूज्ड टू के पहले लग जाता है कोई और वर्ब। ऐसे केस में हम लोग यूज्ड टू के पहले उसने एक्स्ट्रा वर्ब लगाया है, तो उसके बाद मुझे वर्ब में यहां भी क्या लगा देना है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब वर्ब का ING, ING यहां लटका दिए, यहां इसने ये लटकाया, यहां मैंने ING लटका दिया, तो बैलेंस हो गया, पल्लड़ा दोनों तरफ का बैलेंस। तो इस तरह से करते हैं। और जो रीडिंग की बात है, यूज्ड टू से पास्ट की आदत बताई जाती है। और अगर सपोज आप पॉइंट समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा गहराई में चल रहा हूं, और अब मैं लिख रहा हूं ही इज यूज्ड टू। अब देखना बात आप, अगर मैंने यूज्ड टू लिखा था, अब मैंने इसके पहले एक और डाल दिया इज, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ING। ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या होगा भाव, ये तो भाव क्लियर है,
कि वो पास्ट की आदत है कि वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने की उसकी आदत थी पास्ट की। अभी ये लेकिन देखो प्रेजेंट में आ गए हम लोग, इज लगा है, प्रेजेंट में आएंगे और इसका पढ़ेंगे कि वह हम लोग जानते हैं ये आदत जैसा कुछ होता है, लेकिन ये प्रेजेंट में पढ़ेंगे, ये पास्ट में इज लगा है, प्रेजेंट में आ गए आप लोग। प्रेजेंट में एक लत नाम की चीज सुने होंगे आप, आदत बहुत बिगड़ के लत बन जाती है। तो जो प्रेजेंट में कोई बहुत ज्यादा जब काम करता है, लत लग जाता है उसको, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग ये स्ट्रक्चर की इज यूज्ड टू आगे वर्ब का आईएनजी लिखते हैं। तो हिंदी कैसे निकलेगा, वह क्रिकेट खेलने का लत्ती हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिकेट जब देखो तब क्रिकेट खेलता रहता है। तो ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट में पढ़ेंगे कि वह क्रिकेट खेलने का लत्ती हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता है। अगर यही चीज वाज लगा देता मैं, ही वाज यूज्ड टू, अब भी क्या लगेगा यहाँ, वर्ब का आईएनजी लगेगा। यूज्ड टू के पहले कोनो वर्ब आप लगा दो, इज लगा दो, वाज लगा दो, कुछ भी, तो यहां भी आपको एक आईएनजी लटकाना पड़ेगा। बात क्लियर, वाज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अब आप सोचेंगे इसमें और इसमें क्या फर्क है पढ़ने में। ये सिंपल आदत है, महज आदत है, उसका पास्ट में क्रिकेट खेलने का आदत था, और ये पास्ट वाला क्या है, ये लत। वह पास्ट में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला करता था, उसको लत लगी थी, ही वॉज यूज्ड टू। तो इस तरह से थोड़ा सा जो हम लोग वो करते हैं, इसका भाव समझते हैं, थोड़ा बारीक फर्क होता है। बिल्कुल सिंपल आदत, ये थोड़ा सा लत जैसा चीज आता है। तो ये आपका ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है आपका, कहीं ना कहीं ये इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग कवर करेंगे, जो मुझे लग रहा कि मैं भी अगले लेक्चर में कवर करें। तो अभी स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है, तो हो सकता है आज भी कवर कर लें हम लोग इसी लेक्चर में, जैसा रहेगा देख लेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लूंगा अभी। तो अगले में हम लोग अब अगले लेक्चर में बात करेंगे भैया कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कब और किन दशाओं में कैसा वाक्य होता है जब हम लोग यूज कर पाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब पढ़ तो ले कि लगाएंगे कहां कहां। स्ट्रक्चर तो जानते हैं, आपको ये भी तो पता रहे कब कब यूज करना है इसका। हथियार सारा आपके पास है, मैंने 12-14 बता दिए, समझो हथियार है आपके पास। अब हम लोग बात इस पर करेंगे कि वो जो आपने हथियार आपने 12-14 मैंने दिया आपको, अब वो बात करेंगे हम लोग कि वो कब और कौन कौन सी दशाओं में कैसे कौन से वाक्य लिखेंगे हम लोग। तो उसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है उस पर बात करेंगे। तो अभी के हिसाब से मैं ब्रेक ले रहा हूं थोड़ा सा।